हेलो फ्रेंड्स, दास्तान-ए-जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। किसके हिस्से में मौत और किसके हिस्से में ज़िंदगी होती है, किस्मत में ये सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। ऐसी ही एक घटना ईस्ट दिल्ली के मशहूर सरकारी जीटीबी हॉस्पिटल में होती है। घटना की तारीख 14 जुलाई 2024 संडे की शाम करीब 4 बजे जीटीबी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 24 में एक पेशेंट एडमिट था जिसका नाम रियाजुद्दीन उर्फ रियाज था। उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन था और उसी के लिए उसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद रिकवर हो रहा था और शायद अगले ही कुछ दिनों में उसको छुट्टी भी वहाँ से मिलने वाली थी। देखभाल के लिए उसकी बहन तरन्नुम हॉस्पिटल में उसके साथ मौजूद थी। करीब 4 बजे का वक्त था। एक डॉक्टर आया और उन्होंने रियाज की ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग का काम ख़त्म करने के बाद डॉक्टर वापस जाने के लिए मुड़ ही रहे थे कि तभी वार्ड नंबर 24 में 4 लड़के दाखिल होते हैं। उनकी उम्र 20 या 22 साल की रही होगी। तसल्ली से वो वार्ड में आए। किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वार्ड में तमाम मरीज और उनके तीमारदार और रिश्तेदार भी होते हैं और आते जाते रहते हैं। ये वार्ड नंबर 24 स्पेशली उन लोगों के लिए था जिनको पेट से रिलेटेड कोई बीमारी थी, पेट का ऑपरेशन था और वहीं फिर वार्ड में भेज दिया जाता था। ये 4 लड़के आते हैं, वार्ड नंबर 24 के अंदर दाखिल होते हैं और अब उस वार्ड में एक साथ कई बेड थे। वो हर बेड की तरफ अपनी नज़रें घुमाते हैं और ध्यान से देखते हैं और अचानक उनकी नज़र रियाजुद्दीन के बेड पर पड़ती है। उसके बाद वो बेड के करीब जाते हैं। रियाज की बहन रियाज के बराबर में बैठी हुई थी। डॉक्टर दूसरी तरफ दूसरे मरीज़ को देख रहे थे और फिर अगले ही पल रियाज को देखते ही देखते अचानक उनमें से 2 लड़के अपनी जेब से पिस्टल निकालते हैं और बेड पर लेटे रियाज पर निशाना लगाते हैं और एक के बाद एक 5 गोली दाग देते हैं। 5 गोली रियाज को लगती हैं। गोली मारने के बाद चारों लड़के तेज रफ्तार से वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। इधर गोली की आवाज़ सुनकर वार्ड के अंदर सभी को एहसास होता है कि ये अचानक क्या हुआ। पास खड़े डॉक्टर ने देखा और बाकी डॉक्टर भी तेज़ी से भाग कर आए, लेकिन इससे पहले कि इलाज शुरू करते बहुत देर हो चुकी थी। अब रियाज की मौत हो चुकी थी। हॉस्पिटल के अंदर शूट आउट, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा हादसा। फ़ौरन पुलिस पहुंचती है। पुलिस सारी छानबीन करती है, सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उसके बाद केस की तफ्तीश शुरू की जाती है। रियाज को देखती है और पुलिस को लगा कि ये केस आसानी से सुलझ जाएगा। उसकी वजह ये थी कि पुलिस के हिसाब से 4 लड़के एक सरकारी अस्पताल जहां पर तमाम मरीज हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, डॉक्टर है, नर्स है, वो सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में 4 लड़के अगर एक पेशेंट को गोली मारते हैं तो इसका मतलब है कि गोली जिसको मारी गई थी वो कोई मामूली शख्स नहीं होगा। पुलिस को लगा कि पक्का ये कोई गैंगस्टर का आदमी होगा और ये गैंग वार का नतीजा हो सकता है, और इसलिए अस्पताल में घुसकर अपनी जान को जोखिम में डालकर गोली मारकर चले गए। पुलिस ने कहा कि चलो पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। पुलिस ने एक टीम बनाई और कहा कि जाओ अस्पताल के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरों को देखो, चेक करो कौन कौन आए थे और कौन कौन गए, सारी जानकारी और सारी डिटेल हमारे पास लेकर आओ। दूसरी तरफ रियाज की बहन बराबर में बैठी रो रही थी। पुलिस ने रियाज की बहन से शुरुआती पूछताछ की तो पुलिस पहली बार हैरान हुई। रियाज की बहन ने पुलिस को बताया कि उसका भाई मजदूरी किया करता था। पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। बाद में रियाज ड्रग्स लेने लगा था। ड्रग्स की वजह से इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था। यहाँ लाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा और डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन कर दिया और अब ये रिकवर हो रहा था। हमारे भाई की किसी से दुश्मनी हो भी नहीं सकती क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं। अब पुलिस ने ये बात सुनी तो लगा कि एक मजदूर टाइप का आदमी एक अस्पताल के बेड पर है और 4 शूटर आते हैं जान जोखिम में डालकर, इतना बड़ा रिस्क लेकर
उसको 5 गोली मारते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा जोखिम लिया क्यों? आखिर उनका मकसद क्या था? अगर ये गैंगस्टर नहीं है, किसी गैंग से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये मामूली मजदूर है, फिर भी पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ इसके पीछे वजह ज़रूर है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। पुलिस ने रियाज की पूरी कुंडली खंगाली तो पता चला कि रियाज की बहन ठीक कर रही थी। ये सीधे साधे गरीब लोग हैं, किसी से दुश्मनी की कोई वजह पुलिस को नज़र नहीं आई। अब पुलिस हैरान और परेशान कि शूटर हॉस्पिटल में घुसकर एक आम इंसान को क्यों मार गए। उधर सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला गया और सीसीटीवी कैमरे में 4 लोग कैद हुए। पुलिस ने उनको सर्कुलेट किया। लोकल पुलिस से उनमें से 2 का एड्रेस मिला। उनके पीछे टीम लगाई गई, लेकिन वह पकड़ में नहीं आए। इधर अब पुलिस बहुत परेशान और हैरान कि अब क्या किया जाए। फिर पुलिस ने कहा कि चलो तफ्तीश हॉस्पिटल के अंदर से ही शुरू करते हैं। तो उन्होंने पता किया कि 14 जुलाई को इस अस्पताल के वार्ड नंबर 24 के अंदर कौन कौन ऐसे पेशेंट मौजूद थे जिनका इस केस से कोई लेना देना हो सकता है। शायद शूटर उन्हीं में से किसी को मारने आए हों और गलती से इस लड़के को मार गए। लेकिन जब हर एक पेशेंट की कुंडली खंगाली गई तो वो सारे के सारे शरीफ और भोले भाले लोग निकले। फिर पुलिस ने कहा कि 14 जुलाई को छोड़कर 12 और 13 जुलाई को पता करते हैं कि इस वार्ड में कौन कौन आया था और कौन कौन डिस्चार्ज होकर चला गया। शायद उनमें से कोई सबूत मिल जाए। जब पेशेंट लिस्ट निकाली जाने लगी तो पुलिस को पता चला कि 13 जुलाई को वार्ड नंबर 24 में एक पेशेंट था जिसका नाम था वसीम। उसकी उम्र लगभग वही थी जो रियाज की उम्र थी और वह उसी बेड पर एडमिट था जिस बेड पर रियाज था। लेकिन वसीम को 13 जुलाई की शाम को ही किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। पुलिस ने जब वसीम की तफ्तीश की तो पता चला कि वसीम के पेट में गोली लगी थी और उसका यहाँ ऑपरेशन हुआ था और वसीम इसी हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है और एक दिन पहले ही उसको यहाँ से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया था। अब पहली बार पुलिस को लगा कि कुछ कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि वसीम के पेट में गोली लगी है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। अब पुलिस वसीम से पूछताछ करने की सोच ही रही थी कि तभी पता चला कि उन 4 शूटरों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिन 2 लोगों को पकड़ा गया था उनमें से एक का नाम था फैजान और एक का नाम था फरहान। फैजान और फरहान की उम्र 20 या 22 साल की करीब थी। इन दोनों से पूछताछ शुरू हुई। इन दोनों ने जो कहानी सुनाई तो पुलिस एक बार फिर चौंकी और हैरान हुई। उन दोनों ने कहा कि हम 4 लोग थे। हम चारों को एक हाशिम बाबा शख्स ने सुपारी दी थी और कहा कि एक शख्स को गोली मारनी है और वो शख्स जीटीबी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 24 में एडमिट है। इस काम को करने के लिए चारों तैयार हो गए, लेकिन इन चारों में से कोई भी शख्स उससे नहीं मिला था जिसको गोली मारी जानी थी। सुपारी देने वाले ने सिर्फ इतना कहा कि उसका नाम वसीम है, वार्ड नंबर 24 में एडमिट है, उसके पेट पर पट्टी बंधी होगी क्योंकि उसके पेट में गोली लगी थी, उसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास होगी, मुस्लिम होगा और उसके बेड के पास तीमारदारी के लिए एक महिला होगी। बस ये उसकी पहचान है और अब तुम लोग जाओ और उसको गोली मार दो। ये चारों 14 जुलाई के शाम 4 बजे हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, वार्ड नंबर 24 में जाते हैं और उस वार्ड में चारों तरफ नज़रें घुमाते हैं और नज़रें घुमाते हुए अचानक देखते हैं कि एक शख्स बेड पर लेटा हुआ है, उसके पेट पर पट्टी बंधी है, उम्र 30 या 35 साल के दरमियान होगी। उसके बराबर में जो महिला बैठी थी उसको देखकर अंदाज़ा हो गया था कि ये मुस्लिम फैमिली है। सारी चीज़ें मैच कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये है वो शख्स जिसे गोली मारनी है। फिर वो करीब गए, उन चारों में से 2 ने पिस्टल निकाली और सीधे 5 गोली दाग दी और वो वहाँ से तेज़ी से निकल गए। अब पुलिस ने जब इन दोनों से ये कहानी सुनी तो एक मिस आइडेंटिटी शूट आउट का खुलासा हुआ। मतलब एक गलत शूट आउट। एक मौत जो किसी और के हिस्से में थी वो मौत किसी और के हिस्से में आई।
लेकिन अब सवाल ये था कि वसीम कौन है जिसको ये लोग मारने आए थे। फिर पुलिस जब वसीम की कुंडली खंगालती है तो अब सारी कहानी सामने उनके आ जाती है। दरअसल दिल्ली के इलाके में वसीम नाम का एक क्रिमिनल रहा करता था। उसके ऊपर 13 से ज़्यादा केसेस थे। अटेम्प्ट टू मर्डर, बाकी चेन स्नैचिंग और ज़बरदस्ती वसूली करने वाला ये एक गैंग था। उस गैंग का सरगना था हाशिम बाबा। हाशिम बाबा तिहाड़ जेल में है, तो वसीम उसी हाशिम बाबा के लिए काम करता था। लेकिन फिर इन दोनों के बीच अनबन हो गई और वसीम ने हाशिम बाबा का गैंग छोड़ दिया और वो उसी इलाके में चल रहे छेनू गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद 2023 में वसीम पकड़ा गया और पहुंच गया तिहाड़ जेल के मंडोली जेल में। मंडोली जेल में जब वो गया तो वहाँ हाशिम बाबा गैंग के बहुत सारे गुर्गे पहले से ही बंद थे और उन लोगों को पता था कि वसीम ने गैंग छोड़ दिया है और हाशिम बाबा से गद्दारी की है। तो जेल में हाशिम बाबा गैंग के सारे गुर्गे वसीम के पीछे पड़े रहते थे। एक दिन मौका मिला और वसीम ने हाशिम बाबा के गैंग के 3 लड़कों को ब्लेड मारकर जख्मी कर दिया था। तब हाशिम बाबा ने ये तय किया कि जैसे ही वसीम जेल से बाहर निकलेगा इसका काम तमाम कर देंगे। इसके बाद अप्रैल 2024 में वसीम जमानत पर बाहर आ गया। जब बाहर आया तो हाशिम बाबा गैंग को पता चल गया। अब उन्होंने उसकी निगरानी करनी शुरू की। इत्तेफाक से 13 जुलाई को देर रात करीब 2 बजे वसीम अपने एक साथी के साथ वेलकम एरिया से मोटरसाइकिल पर गुजर रहा था। हाशिम बाबा गैंग के लोग उसकी तलाश में थे। तभी 7 लड़के आए और उन्होंने उसका रास्ता रोककर अचानक उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ गोलियां वहीं फुटपाथ पर सो रहे लोगों को लगी। 4 गोली वसीम को लगी, 1 गोली उसके पेट में लगी, बाकी गोली कंधे और बाहों में लगी। लेकिन फिर भी वो अपने आप को उनके चंगुल से बचाता हुआ वहाँ से भाग निकला। भागने के बाद कहीं छुपा रहा और फिर उसके जानने वाले उसे लेकर फ़ौरन जीटीबी अस्पताल पहुँच गए। अब तक 14 जुलाई की सुबह हो चुकी थी। हॉस्पिटल लाने के बाद वहाँ इसका इलाज शुरू हो जाता है, ऑपरेशन होता है और वो खतरे से बाहर आ गया था। पहले आईसीयू में रहा और फिर धीरे धीरे ठीक होता गया। अब उधर अभी तक हाशिम बाबा गैंग को इसका पता नहीं था कि उस गोलीबारी में वो मरा है या नहीं मरा है। अब उन्होंने उसके घर के पीछे एक खबरी को लगा दिया था। खबरी से पता चला कि उसके घर के लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। फिर उसने देखा कि वसीम के घर में कोई मातम वगैरह नहीं है, कोई जनाजा भी नहीं उठा है। इसका मतलब है कि वो अभी तक जिंदा है, अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं है। अब उन्होंने पता करना शुरू किया कि वो कहाँ पर एडमिट है। हाशिम बाबा गैंग ने अपने मुखबिर को लगा दिया तो पता चला कि वो जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑपरेशन हो चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक है और हॉस्पिटल में उसकी बीवी उसकी तीमारदारी कर रही है। धीरे धीरे मुखबिर ने पता लगाया कि अब वो वार्ड में शिफ्ट हो गया है और वार्ड नंबर 24 में इस वक्त एडमिट है। जब ये पुख्ता जानकारी मिली तो हाशिम बाबा ने 4 लड़कों को उसका कत्ल करने के लिए किराए पर लिया और उन लड़कों से कहा कि हम तुम्हें पैसे देंगे, हॉस्पिटल में जाकर एक लड़के को गोली मारनी है। साथ में एक प्लान भी बताया कि तुम पकड़े नहीं जाओगे किसी भी हालत में, लेकिन सुपारी देने और लेने में सिर्फ एक चीज़ मिसिंग थी और वो ये थी कि वसीम की तस्वीर ना हाशिम बाबा गैंग के पास थी और ना उन लड़कों के पास थी जिन्होंने सुपारी ली थी। फ़ोटो के अलावा वही 3-4 निशानी हाशिम बाबा ने उन शूटरों को पहले ही बता रखी थी। इत्तेफाक से हाशिम बाबा के पास जानकारी पुख्ता थी कि वो वार्ड नंबर 24 में एडमिट है। इत्तेफाक से एक तो ये कि 13 जुलाई की शाम को वसीम की कुछ तबीयत बिगड़ती है और दूसरी ये कि उसकी वाइफ ने पुलिस को एक एप्लीकेशन दी हुई थी कि जिन लोगों ने वसीम पर हमला किया है वो अस्पताल में आकर भी उस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उसको किसी खुफिया वार्ड में या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर उस पर हमला ना हो सके। तो शायद ये दोनों चीज़ें थी और 13 जुलाई को अचानक हॉस्पिटल के स्टाफ ने
वसीम को वार्ड नंबर 24 से निकालकर किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये बात हाशिम बाबा को पता नहीं चली। 14 जुलाई को हाशिम बाबा के शूटर वार्ड में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद बदकिस्मती से उनकी नज़र सीधे एक शख्स पर पड़ती है और वो था रियाज, जो कि बेड पर लेटा हुआ था। पेट पर पट्टी बंधी थी, मुस्लिम था, बराबर में एक महिला यानी उसकी बहन तरन्नुम थी। तो चारों निशानी जो बताई गई थी वो सब मैच कर रही थी। देखते ही उन्हें लगा कि ये है हमारा टारगेट और उन्होंने गोली मार दी और फिर वहाँ से फ़ौरन निकल गए। ये थी एक मिस आइडेंटिटी वाली शूट आउट की कहानी। मतलब जान लेनी थी किसी और की और जान ली गई किसी बेगुनाह और बेकसूर की। 4 में से 2 शूटर पकड़े जा चुके हैं और 2 अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिन्होंने एक्चुअली गोली चलाई थी। वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस उनके पीछे है, जल्दी ही वो पकड़े ज़रूर जाएंगे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तानी जुर्म भी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।